हेलो एंड वेलकम टू साइकोलॉजी क्लास 11th एंड 12th। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे दूसरे इम्पॉर्टेंट स्कूल की, दैट इज़ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म एज अ सिस्टम विलियम जेम्स के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि एक अमेरिका के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। जो विलियम जेम्स थे, उनका ये मानना था कि हमें माइंड के स्ट्रक्चर से ज़्यादा माइंड के फंक्शंस पे ध्यान देना चाहिए, हमें उन्हें पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा बिहेवियर कैसे फंक्शन करता है, हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है, और इन दोनों चीज़ों की मदद से हम कैसे हमारे एनवायरनमेंट से डील करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी हमें परेशानी हुई तो हम उसे कैसे डील करते हैं, हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अब जैसा कि हमने पढ़ा, functionalism as a system was founded by William James, but as a school it was founded by three main persons: John Dewey, James Engel and Howe A. Carr। हम ये भी कह सकते हैं कि जॉन ड्यू ने फंक्शनलिज्म को एज अ स्कूल स्टार्ट किया, जेम्स एंगल ने उसे फॉस्टर किया, उसे बढ़ावा दिया आगे बढ़ने का, और हार्वे ए कार ने उससे बहुत सक्सेसफुल बनाया, उसको बहुत यूज़फुल बनाया। अब एज पर दिस स्कूल, साइकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ को पढ़ती है, लाइक थिंकिंग, परसीविंग, इमेजिनिंग एनीथिंग एक्सेट्रा, और इसके अंदर हम हमारे अडेप्टिव बिहेवियर को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। अडेप्टिव बिहेवियर मतलब जो सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने बॉस के सामने अलग बिहेव करूँगी और मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ अलग बिहेव करूँगी, तो मेरे एनवायरनमेंट के हिसाब से बिहेवियर चेंज हो गया, ढल गया, तो मेरा बिहेवियर अडेप्टिव बिहेवियर है। इस स्कूल के अंदर इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन को एज अ मेथड ऑफ स्टडी यूज़ किया जाता है। दिस स्कूल एक्सेप्टेड दैट साइकोलॉजी वॉज अ साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, बट इसमें यह भी कहा गया था कि कॉन्शियसनेस की फंक्शनल यूटिलिटी मतलब उसके फंक्शंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए इस चीज़ को स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म ने एक्सेप्ट नहीं किया था, दे रिजेक्टेड इट। अब हम बात करेंगे द फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द स्कूल फंक्शनलिज्म, दैट इज़ जॉन ड्यू। ही वॉज बॉर्न इन 1859। He was a prominent philosopher, educator and psychologist of his time. Dewey was the person जिसने जेम्स एंजल, the another important contributor of functionalism school, उसको विलियम जेम्स के बाद पास में भेजा था to study in Harvard University. John Dewey gave one book, that is Psychology, in 1886. उसने एक रिसर्च पेपर भी लिखा था जिसका नाम था द रिफ्लेक्स आर्क कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। ही गेव दिस शॉर्ट रिसर्च पेपर इन 1896। इस पेपर की मदद से ही फंक्शनलिज्म को एज अ मूवमेंट इस्टेब्लिश किया गया था। इस पेपर में एलिमेंटलिज्म को भी नकार दिया गया था, जिसकी बात स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल के अंदर की गई थी। हमारी लास्ट वीडियो में उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, जिसको आप आई आइकन में दी गई वीडियो में भी देख सकते हैं। जो फंक्शनलिज्म स्कूल के लोग थे, उन्होंने ये कहा था कि हमें साइकोलॉजिकल एक्टिविटी को पार्ट्स में या एलिमेंट्स में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें उसे एज अ होल पढ़ना चाहिए, उसके टुकड़े करके नहीं कि हमने ये चीज़ पढ़ ली फिर ये चीज़ पढ़ ली। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमें किसी चीज़ की नॉलेज आएगी। तभी जॉन ड्यू ने स्ट्रक्चरलिज्म के मॉलिक्यूलर एनालिसिस को मोलर एनालिसिस में कन्वर्ट करने की या रिप्लेस करने की कोशिश की थी। अब इस पेपर में एक चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया था कि जब पहले रिफ्लेक्स आर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता था तो उसमें ये कहा जाता था कि बिहेवियर दो यूनिट्स हैं, फर्स्ट स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। पर जॉन ड्यू का ये मानना था कि ये दोनों चीज़ें असल में ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन है ही नहीं, ये दोनों डिस्टिंक्शन आर्टिफिशियल है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। और ये डिस्टिंक्शन, ये आर्टिफिशियल थिंकिंग हमारे पुराने जो माइंड एंड बॉडी ड्यूलिज्म का पर्सपेक्टिव था उससे बनी है।
इस पर्सपेक्टिव में ये कहा जाता था कि माइंड और बॉडी दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। उस क्रिटिसिज्म की वजह से एक ह्यूमन बीइंग, एक ऑर्गेनिज्म के किसी भी एक्टिविटी या किसी भी एक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता कि ये चीज़ स्टिमुलस है या ये चीज़ रिस्पॉन्स है। जॉन डी ने बिहेवियर को ऐसे एक्सप्लेन किया था कि ये टोटल कोऑर्डिनेशन होता है जिसकी मदद से कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट हो जाता है या ढल जाता है कि मुझे इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करना है, इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करना है, चाहे वो दोनों बिहेवियर एक दूसरे से बहुत अलग हो या उसकी पर्सनालिटी से बहुत अलग हो। जॉन ड्यू ने बाद में 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स भी दिए थे, पर हम ये कह सकते हैं कि ये 2 पेपर्स उसके लास्ट कंट्रीब्यूशन थे साइकोलॉजी में। इसके बाद जॉन ड्यू को एजुकेशन और फिलॉसफी में इंटरेस्ट आने लगा था, तो उसने एक मूवमेंट लॉन्च करी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट, और उसने प्रैग्मेटिज्म को एजुकेशन में अप्लाई करने का ट्राई किया। उसका मानना ये था कि एजुकेशन हमारी लाइफ है, ज़िंदगी है, और लर्निंग वो चीज़ है जो हम उस ज़िंदगी के अंदर करते हैं, और जो टीचिंग होती है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, ना कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड, कि जो चीज़ स्टूडेंट को समझ आए टीचिंग उस तरह से ही होनी चाहिए, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो। इसके बाद उसने ये भी कहा कि नॉलेज एक पर्सन के सर्वाइवल में या किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में बहुत मदद करती है। नॉलेज एक वाइटल रोल है किसी भी पर्सन के सर्वाइवल में। सो दिस इज ऑल अबाउट द जॉन ड्यू। अब हम बात करेंगे अगले कंट्रीब्यूटर की, दैट इज जेम्स रॉलेट एंजल। ही वॉज बॉर्न इन 1867। ही बिलोंग्ड फ्रॉम अ वेल एजुकेटेड फैमिली। उसने चिकागो की यूनिवर्सिटी में 1894 में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया था, एंड वहाँ पे उसने डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी को डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी से अलग किया गया था। जेम्स रॉलैंड ने A.W. मॉरे के साथ मिलकर एक पेपर भी पब्लिश किया था, जिसे साइकोलॉजिकल रिव्यू रिसर्च पेपर जो था जॉन ड्यू का, उसके अंदर भी दिखाया गया था। उसने एक दूसरा पेपर 1903 में पब्लिश किया था, जिसमें उसने स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी एंड फंक्शनल साइकोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप बताया था। In 1904, he published another textbook. 1906 में जेम्स ने एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया था, जिसके अंदर उसने फंक्शनल साइकोलॉजी के 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी थी। फर्स्ट वॉज फंक्शनलिज्म वॉज कंट्रास्टेड विद स्ट्रक्चरलिज्म, कि जो फंक्शनलिज्म है वो स्ट्रक्चरलिज्म से अलग है, क्योंकि फंक्शनलिज्म के अंदर हम मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे ऑपरेट होते हैं, और स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर हम कॉन्शियसनेस के कंटेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि उसके पार्ट्स क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज फंक्शनल साइकोलॉजी वॉज द साइकोलॉजी ऑफ द फंडामेंटल यूटिलिटीज ऑफ कॉन्शियसनेस, कि जो फंक्शनल साइकोलॉजी है उसके अंदर हम कॉन्शियसनेस की बेसिक यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा माइंड है वो हमेशा एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म की नीड्स के बीच में मीडिएट करता रहता है, काम करता रहता है कि ये दोनों चीज़ें साथ में चल सके एक साथ में। थर्ड इज दैट फंक्शनल साइकोलॉजी मे बी रिगार्डेड एज अ टिपिकल मेथड ऑफ डीलिंग विद द माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम। मतलब जो फंक्शनल साइकोलॉजी है वो एक ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशनशिप, साइको-फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ने की कोशिश करता है, और इसके अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म के माइंड या बॉडी के जो भी फंक्शंस होते हैं उनके बारे में भी पढ़ता है। इसलिए जो भी नॉन कॉन्शियसनेस या फिर हैबिचुअल बिहेवियर की स्टडी होती है उसे भी हम फंक्शनल साइकोलॉजी के अंदर इंक्लूड करते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद जेम्स ने यह भी कहा था कि ये जो तीनों कंसेप्शंस है फंक्शनल साइकोलॉजी के, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, क्योंकि जो फर्स्ट 2 कंसेप्शंस हैं वो सिर्फ कॉन्शियसनेस तक रेस्ट्रिक्टेड थे, उसमें सिर्फ हमने कॉन्शियसनेस की बात करी है, बट जो थर्ड कॉन्सेप्शन था
उसने फंक्शनल साइकोलॉजी के स्कोप को बहुत वाइडन कर दिया था बाय इंक्लूडिंग हैबिचुअल बिहेवियर एंड नॉन कॉन्शियस स्टडीज। इन 1907 अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इन 3 कॉन्सेप्शंस को द प्रोविंस ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी का नाम देके पब्लिश भी किया था। सो दैट्स ऑल अबाउट जेम्स एंड रोलैंड एंजल। हम बात करेंगे द थर्ड इम्पॉर्टेंट person in the functionalism, that is Harvey A. Carr. He was born in 1873. एंजल जब अब याले यूनिवर्सिटी चले गए थे अपनी प्रेसिडेंसी के लिए, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में हार्वे ए कार को हेड ऑफ द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया गया था। कार की लीडरशिप के अंदर फंक्शनलिज्म बहुत पॉपुलर हुआ, तब अपनी पीक पर पहुंच चुका था और ये बाकी स्कूल्स को सामने डोमिनेटिव हो गया था और बहुत रिकॉग्नाइज होने लगा था एज अ स्कूल। हार्वे ए कार ऑल्सो पब्लिश्ड हिज फेमस बुक दैट इज साइकोलॉजी अ स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटी इन 1925। इसके अंदर हार्वे ए कार ने फंक्शनलिज्म को एक कंप्लीट और डेवलप्ड सिस्टम बताया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट फंक्शनलिज्म एज अ सिस्टम एज पर कार। According to Carr, psychology is the study of mental activities और adaptive behavior। ये जो भी behavior easily environment में adapt हो जाता है, अपने आप को environment के हिसाब से ढाल लेता है, psychology उस चीज़ को पढ़ता है। psychology हमारी mental activities को पढ़ता है। इसलिए जो adaptive behavior या adaptive act है, उसको key concept माना जाता है psychology में। इसके अंदर आते हैं लाइक परसेप्शन, मेमोरी, फीलिंग, जजमेंट एक्सेट्रा। और ये सारे प्रोसेस हमें एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में, एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में बहुत हेल्प करता है। एज पर हिम साइकोलॉजी डज नॉट डील विद एलिमेंट्स और कंटेंट्स बट विद इट्स प्रोसेसेस। जैसा कि स्ट्रक्चरलिज्म में बताया था कि हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो एलिमेंट्स, कंटेंट्स, कॉन्शियसनेस के इन सब से डील करती है, बट कार का ये मानना था कि साइकोलॉजी प्रोसेसेस के साथ डील करती है। और अगर आप स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आई आइकन में दी गई वीडियो में आप देख सकते हैं। कार का ये भी मानना था कि जो कॉन्शियसनेस होती है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इसे हम छू नहीं सकते, इसे हम फील नहीं कर सकते या इसे हम देख नहीं सकते इंटेलिजेंस की तरह। उसका ये भी मानना था कि अगर कॉन्शियसनेस हमारी एब्स्ट्रैक्ट है तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर ही नहीं सकती, हमें अडेप्टिव बिहेवियर दिखाने में, हमें हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ढलने में हेल्प कर ही नहीं सकती। इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। और हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट में ढल सके, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बिहेव कर सकें। और इस चीज़ से ये साबित होता है कि जो कार थे वो फंक्शनलिज्म को, फंक्शनल साइकोलॉजी को बिहेवियरिज्म के नियर ला रहे थे, कि बिहेवियरिज्म में बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब जिस अडेप्टिव बिहेवियर के कार ने बात करी थी उसने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे। फर्स्ट इज मोटिवेटिंग स्टिमुलस, जो हमारे किसी भी बिहेवियर को मोटिवेट करता है। सेकेंड इज सेंसरी स्टिमुलस एंड थर्ड इज अ रिस्पॉन्स दैट मॉडिफाइज द सिचुएशन इन अ वे दैट सेटिस्फाई द मोटिवेटिंग स्टिमुलस। एक ऐसा रिस्पॉन्स जो सिचुएशन को इस तरीके से ढाल देता है कि उससे हमारा जो मोटिवेटिंग स्टिमुलस है वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ मुझे ये आंसर मिल गया है, ये रिस्पॉन्स मिल गया है जो मैं चाहता था। अब हम इस चीज़ को, इस करेक्टरिस्टिक्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, और हम पानी उस हद तक पीते हैं जब तक हमारी प्यास नहीं बुझ जाती, हम सेटिस्फाई नहीं हो जाते। तो इस एग्जाम्पल के अंदर जो हमारी थर्स्ट है, हमारी प्यास है, वो है मोटिवेटिंग स्टिमुलस, जो वाटर है वो है हमारा सेंसरी स्टिमुलस, और जो ड्रिंकिंग है वो हमारा है अडेप्टिव एक्ट। हमारा जो मोटिवेटिंग स्टिमुलस है हमारे बिहेवियर को तब तक डोमिनेट करता रहता है जब तक हम इस तरीके से बिहेव ना करने लग जाए कि बस हमें पानी की तो ज़रूरत है ही नहीं। अब हमारे जब पानी से बहुत ज़्यादा पेट भर जाता है या हमारी प्यास बुझ जाती है तो हम कहते हैं बस अब और नहीं पीना। हमारा मोटिवेटिंग स्टिमुलस हमारे बिहेवियर को तब तक फोर्स करता रहता है, डोमिनेट करता रहता है। जो हमारा मोटिव है वो अराउज होता है और हमारी एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है, गाइड करता है। जो कार है उसने 3 इम्पॉर्टेंट वेज दिए थे जिससे हमारा अडेप्टिव एक्ट जो है वो हमारे मोटिव को ही ख़त्म कर दे।
फर्स्ट वॉज द अडेप्टिव एक्ट में डायरेक्टली रिमूव द मोटिव, कि जो हमारा अडेप्टिव एक्ट है वो हमारे मोटिव को डायरेक्टली ख़त्म कर दे। फॉर एग्जाम्पल, हमें भूख लगी है तो हमने खाना खा लिया और हमारी भूख मिट गई। सेकेंड है द एक्चुअल कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द एक्ट में डिसरप्ट मोटिव बाय इंट्रोड्यूसिंग अ स्टिल मोर स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हम उस मोटिव के आगे एक दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव लेके आ जाए तो हमारा वो मोटिव ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान लकड़ी काट रहा है, पेड़ काट रहा है, और उस टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा धूप हो जाए तो वो चक्कर आने की वजह से या गर्मी की वजह से उस टाइम पे लकड़ी काटना क्विट कर सकता। थर्ड आता है हमारा द अडेप्टिव एक्ट में प्रोड्यूस सम सेंसरी कॉन्सिक्वेंसेज दैट में रिजॉल्व द मोटिव। जब कोई अडेप्टिव एक्ट कोई सेंसरी कॉन्सिक्वेंस बना देता है कि हमें, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंसान है, अगर वो कोई भी बर्तन छूने जा रहा है और वो बर्तन गर्म है तो वो अपना हाथ जल्दी से हटा लेगा या उस बर्तन को गिरा देगा क्योंकि उसका हाथ जल गया है। तो इससे जो हमारा मोटिव है वो रिजॉल्व हो गया। तो ये 3 वेज थे अडेप्टिव एक्ट के कि जिससे हम हमारे मोटिव को एंड कर सकते हैं। अब जो कार है उसने अडेप्टिव एक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। द फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ मेकिंग एन अटेंटिव एडजस्टमेंट एंड द सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेशन ऑफ एक्ट। फर्स्ट के अंदर हम ऐसी अटेंटिव एडजस्टमेंट करते हैं कि जिसके अंदर हमारे जो हम मोटर बिहेवियर चाहते हैं वो भी होता है और जो अप्रोप्रिएट सेंसरी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो भी होती। सेकेंड पार्ट के अंदर जो भी हमारा एक्ट है वो ख़त्म हो जाता है जब हमारा गोल पूरा हो जाता है। Carr also recognized 2 kinds of consequences of an adaptive act. किसी भी adaptive act के जो consequences होते हैं कार ने वो चीज़ों को भी बताया था। One type of consequence of any adaptive act is its satisfaction due to the resolution of motivating stimulus. कि जो भी हमें उससे satisfaction मिलती है वो एक consequence होता है motivating stimulus को resolve करने से। और सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंस इन्वॉल्व सम ऑक्सिलियरी इफेक्ट्स। ऑक्सिलियरी इफेक्ट्स होता है कि जो भी इफेक्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से जो भूख का मोटिव है वो तो ख़त्म हो गया, उसे हमने रिजॉल्व कर दिया कि हमारी भूख मिट गई, लेकिन उससे हमें एक ऑक्सिलियरी इफेक्ट भी पड़ता है बॉडी पे कि हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है, हमारी बॉडी हेल्दी होती है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अडेप्टिव एक्ट से। कार ने कई सारे डिफरेंट मेथड्स को भी एक्सेप्ट किया था मेंटल एक्टिविटीज़ को पढ़ने के लिए, और कार ने जो स्ट्रक्चरलिज्म का मेथड था इंट्रोस्पेक्शन का उसको भी एक्सेप्ट किया था, बट उसने उसके अंदर ऑब्जर्वेशन मेथड को भी ऐड कर दिया था कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करने के साथ साथ जो पर्सन है उसे ऑब्जर्व भी करना चाहिए। हार्वे ऑल्सो एक्सेप्टेड द मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। उसने इसको एक बहुत डिज़ायरेबल मेथड बताया था डेटा गैदर करने के लिए, पर उसने ये भी कहा था कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर जब हम किसी ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हर एक चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड मेंटल एक्टिविटी एज बीइंग साइकोफिजिकल वन इन माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम। उसने मेंटल एक्टिविटी को साइकोफिजिकल बताया था। साइको इस सेंस में कि इसके अंदर हम हर चीज़ को करने के पीछे कोई रीज़न देते हैं या हम उसके बारे में अवेयर होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। विदाउट बीइंग अवेयर हम कोई भी चीज़ नहीं करते। एंड फिजिकल इस सेंस में कि हम वो मेंटल एक्टिविटी किसी भी फिजिकल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में ही करते हैं। ही मेड नो एफर्ट इन एक्सप्लेनिंग द कनेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड साइकिकल एस्पेक्ट। उसने ये चीज़ तो बता दी कि मेंटल एक्टिविटी साइकोफिजिकल है, पर उसने इन दोनों चीज़ के बीच में डिफरेंस नहीं बताया या कोई कनेक्शन नहीं बताया। फॉर फंक्शनलिस्ट द मेंटल एक्टिविटी डिड नॉट एग्जिस्ट एज अ सेपरेट एंटिटी एज इट एग्जिस्टेड फॉर स्ट्रक्चरलिस्ट। जो और अगर आप स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप आई आइकन में दी गई वीडियो को देख सकते हैं। इनका ये भी मानना था कि जो माइंड एंड बॉडी है वो भी अलग नहीं है, बल्कि वो दोनों सेम चीज़ें हैं। और जो हमारा मेंटल एक्ट या अडेप्टिव एक्ट होता है वो दोनों के अंदर ही फिजिकल एंड साइकिकल इवेंट्स होते हैं, वो उसी से मिलकर बना होता है। अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म्स ऑफ फंक्शनलिज्म के बारे में।
इसका फर्स्ट क्रिटिसिज्म ये था कि फंक्शन वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं, बट यहाँ पे इसको बहुत लिमिटेड टर्म में यूज़ किया गया था। जैसे कि जो हम सांस लेते हैं उसका फंक्शन ये होता है कि वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करें, पर वहीं पे मैथमेटिक्स की फील्ड में फंक्शन का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर इफ़ेक्ट देखते हैं, डिपेंडेंस देखते हैं। तो ऐसे ही इसके बहुत सारे और भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। Second criticism was related to the fact that the study of functions, utilities and values could not be the subject matter of psychology. कि साइकोलॉजी के अंदर हम फंक्शंस, यूटिलिटीज़, वैल्यूज़ ये सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते, ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं आती। Third criticism was due to the functionalist's failure to make a clear-cut distinction between the applied aspect and pure aspect of psychology. कि जो फंक्शनलिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ के बीच में डिफरेंस नहीं बताया कि जो साइकोलॉजी प्योरली क्या है और हम कहाँ कहाँ पे साइकोलॉजी को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शनलिज्म एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन, and also don't forget to hit the subscribe button and turn on the bell icon. Thanks for watching.